ओके, तो वी आर स्टार्टिंग वेक्टर्स टुडे। काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स वाले पार्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वेक्टर्स वर्ड हम कहाँ से ले रहे हैं? तो चलिए, हम लोगों ने फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनको डिवाइड किया है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर। अब ये क्वांटिटीज क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हमारे आसपास में नेचर में या तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फिनोमिनाज होते हैं। उनको मेजरमेंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम उनको क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे कोई चीज़ आपने उठाई तो उसमें क्या दिखेगा आपको? मास, वेट। तो आपको उसको समझाने के लिए कि मैंने 2 किलो उठाया तो एक क्वांटिटी मास बनानी पड़ी। इसी तरह से आपने ऑब्जर्व किया आज ठंड ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा है या कम है, इसके लिए आपने टेम्परेचर एक फिजिक्स में क्वांटिटी बना रखी है। ठीक है। इसी तरह से फोर्स आपने क्वांटिटी बना रखी है, लेंथ, टाइम। इस तरह से जैसे अगर आपको बोलना है कि सर हमारी क्लास आज 2 आवर्स की है, तो 2 आवर्स को बोलने के लिए 2 किलो थोड़ी बोलोगे, 2 आवर्स। ऐसा आपको एक क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं ब्रॉडली हमको उनको स्केलर स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटी? द फिजिक्स की क्वांटिटी तो हम ऐसे बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज that have only physical quantities that have only magnitude, that have only magnitude। और vectors में they are the quantities that have both magnitude as well as direction। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी डील करनी पड़ती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहती है। ठीक है ना, हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी, आप जानते भी हैं। ओके। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ को हमें किसी खास लॉ से नहीं ऐड करना पड़ता। स्केलर क्वांटिटीज़ सिंपली ऐड हो जाती हैं, अलजेब्रिकल रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको डिस्टेंस में डिस्टेंस प्लस करना है, वो डिस्टेंस आपने किसी भी डायरेक्शन में चला है, आप उसको प्लस करिए या माइनस कीजिए, डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए वेक्टर के रूल्स लगते हैं, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको कुछ क्वांटिटीज बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल में वी कैन राइट डिस्टेंस। यस, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, इसके लिए हमें कोई वेक्टर के रूल लगाने की जरूरत नहीं है। मास, टाइम, जिनको हम सिंपल अलजेब्रिकल रूल से प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास वी हैव वेलोसिटी, यस, डिस्प्लेसमेंट, वी हैव वेलोसिटी, वी हैव displacement, we have force, we have acceleration। these are all vector quantities। और vector quantities में vectors के ही rules के हिसाब से आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स के क्या रूल्स होते हैं? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई क्वांटिटी वेक्टर है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को? तो मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन को दिखाना है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने ए उसका सिंबल लिया और आप उसके ऊपर एक एरो ऐसा बनाएंगे जिसमें इसका ये वाला टेल है और हेड दिखा रहे हैं आप। ठीक है ना? ओके। अगर ग्राफिकली ये दिखाना चाहते हैं, जैसे हम दिखाना चाहते हैं फोर्स 10 न्यूटन का, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है ना? तो हमने उसको ये ऐसे एक एरो से दिखा दिया ग्राफिकली। अब मान लीजिए इसकी लेंथ हमने सपोज 10 सेंटीमीटर ले ली, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हमने 1 न्यूटन के लिया है। अभी हम दूसरा फोर्स दिखाना चाहते हैं, वो 5 न्यूटन का है लेकिन वो वेस्ट की तरफ लग रहा है, तो अब हम ऐसे ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं। अब हमने लेंथ इसकी छोटी कर दी है, मतलब जो ये एरो, ये जो हमारा पूरा एरो है, इसका जो लेंथ है, लेंथ ग्राफिकली मैं बात कर रहा हूँ, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है ना? अगर हम दोनों फोर्स, हम कह रहे हैं ये भी एक फोर्स है, ये वाला वेक्टर और ये वाला फोर्स भी हमने ग्राफिकली वेक्टर बनाया है, तो हमने कहा अरे इसकी F1 की लेंथ हमने F2 से डबल रखी है, मीन्स ये मैग्नेटॉइड डबल है, एरो हमने उल्टे लगा दिए। हम कह रहे हैं नहीं, एक फोर्स और दिखाओ जो F1 की डायरेक्शन में है और लेकिन ये
इससे मैग्नीट्यूड वाइज हाफ है, तो हमने यहाँ एक फोर्स दूसरे एक वेक्टर से दिखा दिया है ना, तो हम उसको ग्राफिकली बता सकते हैं। क्लियर? इसमें ये वाला पॉइंट जैसा हमें समझ में आ रहा है, दिस इज टेल, दिस इज हेड। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को आप सिंबल से भी यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और आप उसके लिए एरोज को भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर्स के साइंस को भी। ओके, दोबारा से मैं क्लियर करूं, अगर आपको फोर्स 10 न्यूटन का लिखना है और वेक्टर क्वांटिटी दिखाना, तो आपने ऐसे लिखा, मैं समझ जाऊंगा कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली दिखाना चाहते हैं तो आपने एक ऐसा एक हेरोड बना लिया, ठीक है ना। अब वो उसकी लेंथ आपने कितनी लेनी है, वो आप उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली लेंथ डिसाइड कर लेंगे। चलिए, हाँ कहीं मेंशन कर दें जैसे हम ग्राफ में करते हैं, यस, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए कुछ जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मान लीजिए ग्राफिकली हम सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रिसाइज करो। मान लीजिए आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक बॉडी पर फोर्स लगा 5 न्यूटन का, फिर ईस्ट की तरफ, फिर दूसरा फोर्स लगा 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, या डिस्प्लेस हुआ पहले 5 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ नॉर्थ की तरफ, तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट ये दी जाएगी ओरिजिन से। अब इस टाइम पर आपको ये बिल्कुल प्रिसाइज देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए कुछ डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी वेक्टर्स में जो हम बार बार यूज़ करेंगे। डेफिनेशंस इन वेक्टर्स, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बहुत बार मॉड्यूलस या मॉड ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी। ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर? ये मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज मॉडुलस? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। जैसे 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट फोर्स लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं पूरा बताओ, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, तो आप बोलेंगे सर 5 न्यूटन। किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ हुई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो 100 मीटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई वेक्टर ए, वेक्टर ये पूरा है ए, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना है, तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे मॉड के अंदर, या सिंपली ए लिख देंगे, इसका मतलब मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है। जब हमें सिर्फ वेक्टर का मॉड बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, आपको डायरेक्शन किसी केस में हो सकता है आप, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट लगा, फिर एक फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट लगा, तो मैं पूछ रहा हूँ मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 0, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसमें हमें लिखनी है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से दिख रहा है, यूनिट मतलब वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वन हो और डायरेक्शन जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, हम कह रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ इसका ना यूनिट मैग्नीट्यूड बताओ, तो यूनिट मतलब हम इसका 1 यूनिट पार्ट ले लेंगे, डायरेक्शन ये लेंगे, तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है इसका, ठीक है ना। मतलब किसी 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 वेक्टर की लेंथ जब हम 1 यूनिट कर देते हैं, 1 यूनिट कर देते हैं। अच्छा इसका क्या यूज़ है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत बार आपने क्वेश्चंस किए हैं कि भाई 10 पेन की कॉस्ट है, मान लेते हैं 50 रुपीज़, तो आपसे पूछ रहे हैं 7 पेन की निकालिए, तो आप क्या करते हैं, पहले 1 पेन की कॉस्ट निकालते हैं, 50 डिवाइड बाई 10, है ना, यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, फिर 5 रुपीज़ आती है, फिर आप 7 पेन की निकालने के लिए इंटू 7 करते हैं। तो बहुत बार वेक्टर्स में ऐसा होगा, आपसे बोलेंगे भाई एक ऐसा वेक्टर निकालो जो गिवन वेक्टर से 10 टाइम बड़ा हो, तो आप क्या करोगे, पहले गिवन वेक्टर से एक यूनिट वेक्टर बनाओगे और फिर यूनिट वेक्टर का 10 टाइम कर दोगे,
अब मेरी बात समझ में आई। हमें कहा जा रहा है कि एक गिवन वेक्टर है, ठीक है ना, ये कोई भी वेक्टर है, मुझे एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इसी के डायरेक्शन में हो, लेकिन इसे 20 टाइम्स हो। तो पहले हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर जो भी वेक्टर है वो निकालना होगा वो निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये वो वेक्टर होता है, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड and has same direction of given vector। गिवन वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को नॉर्मली हम ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप या ए हैट, ऐसे कैप बना दिया। और इसको कैलकुलेशन वाइज हम बाद में निकालेंगे, भी आपको सिखाऊंगा। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर है उसके उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नोट कर लो, भी ये क्लियर आगे आगे होगा। ए के ऊपर एक कैप बनाया, ऐसे कैप। हाँ, एरो का हेड होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। ओके, चलो एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर अगर आया तो कर भी लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अभी हम आगे समझेंगे कि हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें फाइंड, थोड़ा समझ में आएगा इसको। द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? एक्चुअली में ये हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस। जे कैप वाई एक्सिस। और के कैप जेड एक्सिस। नेगेटिव दिखा रहा है उल्टा, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। मतलब हम यूँ समझाना चाह रहे हैं, एक बॉडी पहले, ये जिस भी मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट आई है, तो एक बॉडी ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस की तरफ गई 3 यूनिट, 3 आई। फिर वो वाई एक्सिस तरफ गई 4 यूनिट्स। फिर वो जेड एक्सिस तरफ गई नेगेटिव में। अब नेगेटिव जेड एक्सिस कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम y को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम ये ऐसे x y और ये ऐसे z दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, क्योंकि 2D प्लेन फिगर, 2D हमारे पास बोर्ड है, 3D कैसे दिखाएंगे? तो बस मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप रूम में इमेजिन समझ लीजिए। ठीक है, तो एक बॉडी इस तरह से गई, कहीं से भी स्टार्ट किया। पहले 3 यूनिट आपके रूम के हिसाब से देखिए फ्लोर पर, 3 यूनिट एक्स एक्स की तरफ, वाई 4 यूनिट वाई एक्स की तरफ, और फिर जेड यूनिट अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना, 1 यूनिट। तो ये एक पूरा एक वेक्टर बना, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने वेक्टर बनाया। अब इसी का कह रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालिए। चलिए इस नाम, इसका वेक्टर का नाम देते हैं पी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैंने क्या कहा? वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ लेंथ होती है, लेंथ वाला पार्ट। अच्छा, पूरा वेक्टर तो हमारे पास है 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। इसमें मैग्नीट्यूड कैसे होगा? जरा प्रैक्टिकली सोच के देखिए। पहले 3 गया, फिर 4 गया, मैग्नीट्यूड ये हो गया कितना? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर इसको भूल जाइए और जेड एक्सिस पे फोकस कीजिए, एक ये और जेड, ये भी परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो मतलब इनका प्लस जेड, जेड तो ऑलरेडी -1 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं? क्यूबॉइड में जो डायगोनल की लेंथ होती है एक तरह से, है ना, ये क्यूबॉइड। हाँ, यस यस, क्यूबॉइडल में नहीं होता, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है? √L² प्लस B² प्लस H², कुछ कुछ वही है। और यहाँ पर सॉरी मैंने गलती दिया, प्लस ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर। हाँ, -1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास रिजल्ट आया, अंदर 9 + 4 16 +1 17। तो √17, 1/√17 इज द यूनिट वेक्टर। नहीं, 1/√17 इज द यूनिट वेक्टर। ये क्या दिखा रहे हैं कि, हाँ लिख दें, क्यों नहीं, गिवन वेक्टर तो है ही। ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो वेक्टर है
जो इस वेक्टर की ही डायरेक्शन में है बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और देखो क्यों नहीं है मैग्नीट्यूड 1, इसका अगर आप और सिंप्लीफाई करो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या निकलेगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का, वो तो फिर अंडर रूट 17 निकलेगा। और एक डिनोमिनेटर में आपने अंडर रूट 17 निकाल रखा है। तो ये पूरा वेक्टर जो कि एक नया वेक्टर है, पी कैप यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है और डायरेक्शन वही वाली जो ओरिजिनल वेक्टर के थे। क्लियर। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का मैं आपको कहता हूँ मुझे एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इस वेक्टर का 10 टाइम बड़ा हो। तो जब आपने पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर। ये यूज है। 10 तीनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 30 i कैप प्लस 40 वेक्टर्स में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, -40 के कैप। हम्म हम्म। हाँ हाँ। पर आएगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी तो इन्वॉल्व रहेगी ना। तो हम इसको पूरा लिखेंगे 30 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप, है ना, डायरेक्शन वाइज ही बताना वेक्टर को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिक्स में दो वेक्टर्स को इक्वल हम तब मानते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। हम इनको इक्वल कब मानते हैं? जब दे बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड इक्वल। ठीक है ना। सिंबल, हाँ कैसे दिखाएंगे, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये हमने दिखा दिया। ठीक है ना। दो पैरालाइन से हम उसको दिखा सकते हैं और ऐसे दिखा देंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना नहीं लिखा, ये देखिए, अगर मैं इतना लिखता तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है। अब आ जाइए दूसरा, नेगेटिव वेक्टर। अब बताइए क्या होना चाहिए, डेफिनेशन लिखते जाना, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर बताइए। बेस यस, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है ना। ये वेक्टर ए है, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर ये वेक्टर बी है, दोनों की लेंथ हमने सेम बनाई है। तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, बट नेगेटिव साइन का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट। तो आ, मैग हाँ मैग हाँ नेगेट कर देते हैं, यस। A negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but in opposite direction। ऐसे को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल नाम से पता लग रहा है, अरे उनका अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो, इसी पॉइंट पर एक वेक्टर यहाँ फोर्स काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ, इसी पॉइंट पर सब वेक्टर्स इसी साइड पर सब फोर्स लग रहे हैं, सबका टेल यहीं पर है। ठीक है ना, अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। क्या डेफिनेशन है, द वेक्टर्स, द वेक्टर्स, हाँ हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। अगर हम सभी वेक्टर को ओरिजिन से बता रहे हैं, ओरिजिन से 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप, ओरिजिन से बता रहे हैं, तो वो सारे को इनिशियल हो गए इफ दे द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन में जो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना, जिनका द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन उनकी लाइन एक ही है, मीन्स
ये वेक्टर थीटा जीरो है, मोटा मोटा है ये। ना ना, डायरेक्शन सेम होने चाहिए। हाँ या, ठीक है ना, तो इनका हम बोल सकते हैं कोलिनियर। मैथमेटिकल डायग्रामेटिकली लिखना चाहिए। द वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग द सेम सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये को टर्मिनल वेक्टर भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा बताने का सेंस नहीं है। को टर्मिनल मतलब जिनका टर्मिनस पॉइंट एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, एंड पॉइंट सेम हो। चलिए ठीक है, और चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले पोजीशन वेक्टर समझ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर, जैसे अगर हम ग्राफ पर ये एक ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना, अभी 2D सिस्टम में चलते हैं। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ से एक्स की तरफ 3 यूनिट और यहाँ से वाई की तरफ 2 यूनिट्स, मतलब पहले हम यूं गए, इधर से इधर गए, तो इन दोनों को दिखाने के लिए हमने ये एक वेक्टर बना लिया, ठीक है ना। या हमने लिखा कि भाई ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए, और ओ ए वेक्टर को वी आर राइटिंग एज, ये 3 यूनिट है ना, वी आर राइटिंग एज 3 i कैप प्लस 2 j कैप। मतलब इसको हम ओरिजिन से रिलेट कर रहे हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हो सकता है कोई पोजीशन वेक्टर ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, वो भी है ना। लेकिन अगर हम ए, जो कि एक पोजीशन ओरिजिन नहीं है, और बी, इनको ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर बनाए ए बी, तो क्या ए बी पोजीशन वेक्टर है? आंसर है नहीं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है। समझ में आया? ओ, ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी, ये सारे ओरिजिन से अटैच्ड हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। लेकिन अगर हम बीच में दो वेक्टर्स को कहीं से कोई दिखाएं पोजीशन, तो वो तो नहीं होता। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, कैसे लिखें इसको? मतलब स्टार्टिंग, नहीं, ओरिजिनल से स्टार्ट होता है, ये कह सकते हैं, है ना। तो जैसे डायग्राम में यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखा सकते हैं कि सपोज ये हम दिखा रहे हैं, तो ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर। ओ ए इज नोन एज, हाँ यस, a vector that has initial point at origin is called position vector। ठीक है ना। तो ओ ए एंड ओ बी, दे बोथ आर पोजीशन वेक्टर। और अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, व्हाट इज ए बी, देन ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, उनके बीच का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताना है, तो वो हमारा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर से आएगा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, यस। हम्म। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने कहा ये एक वेक्टर है, ठीक है, सपोज ओ ए वेक्टर, ठीक है, और हमने कहा ये वेक्टर है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, 2D में चलते हैं अभी, ठीक है। और ये एक वेक्टर है से ओ बी वेक्टर, ये है सपोज, मान लेते हैं ये हमने 2 लिया 3 लिया, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 i कैप प्लस j कैप, इतना ले लेते हैं। दिस इज ओ ए वेक्टर, ये दोनों क्या है, दीज आर पोजिशन वेक्टर। अभी हमसे कोई पूछ रहा है बताइए फिर ए बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए बी, हमने कहा ए बी वेक्टर जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। असली में देखो, बॉडी मान लेते हैं ओ से ए पर, कोई बॉडी ए ओ से ए पर गई और फिर ए से बी पे गई, ठीक है ना, मतलब ए बी इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं वो नहीं कहना चाहता। तो ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइनल पोजीशन दैट इज ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। व्हाट इज ओ बी वेक्टर? दैट इज 4 i कैप
प्लस जे कैप माइनस 2 i कैप और माइनस 3 जे कैप। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ओ बी पर ओ से, और ओ बी दो पोजीशन बताई हमें, और अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। तो ये कितना सॉल्व हो गया, दैट इज 2 i वेक्टर 2 i कैप और माइनस 2 i कैप माइनस 2 जे कैप, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ए बी वैक्टर विच इज अ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। अब इस वेक्टर का नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हम एग्जाम। तो फिर हम उनको कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे ओरिजिन से, है ना। नहीं, वो नहीं होगा, फिर हमें पहले कुछ ना कुछ गिवन होगा जो ओरिजिन से रिलेट करता होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, सुनो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, कहाँ से कितना डिस्प्लेस हुए, तो एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, वो हमने ओरिजिन पकड़ लिया। आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ओरिजिन फिर भी रेफरेंस तो कहीं ना कहीं चाहिए ना, है ना। बिना बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के आप कोई चीज कहाँ पहुंचे कैसे बताओगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्ली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, आप वो डायग्राम में लिख लो ना बस, ए बी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे आप ये बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर दैट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, displacement vector is a vector that tells us how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, बाय अ रियल नंबर। अगर किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे सपोज हमें एक वेक्टर ए गिवन है 2 i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और हमें कह रहे हैं इसका 3 टाइम बताइए या √3 टाइम बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से मल्टीप्लाई पूरे स्ट्रेट अवे कर दो, अगर 3 टाइम बताना है। 6 i कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 3 के कैप। 6 i कैप प्लस 9 जे, मतलब रियल नंबर सीधे से मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पर बोलेगा -2 ऐसे कर दो, सॉरी नीचे लिख लेते हैं, -5 ऐसे कर दो या 2 a कैप से, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज करते जाइए। -4 i कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे से सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, और अब जो न्यू वेक्टर आएगा उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। और या फिर अगर दो वेक्टर्स का भी जो रिजल्ट बनता है उसको भी हम रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वेक्टर एडिशन अगर हमें करना है, तो वेक्टर एडिशन सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से नहीं होता। वेक्टर एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन इज डन बाय वेक्टर्स के लॉज, वेक्टर के अपने लॉज हैं, ठीक है। तो सब आई जे और के, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक्स को भी यूज़ करना है और i कैप को भी, जेड को भी यूज़ करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने रेफरेंस के लिए दिखा दिया कि हमें एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, लेकिन हमें जाना सिर्फ 2 यूनिट है, ठीक है ना। और फिर हम उसको 2x की जगह 2 i कैप में ज़्यादा वो क्लियरफाई हो जाएगा कि हाँ 2 यूनिट टूवर्ड्स इस डायरेक्शन जा रहे हैं, 2x कैप में वो क्लियरफाई नहीं होता। कई बार ऐसा होता है अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड के लिए, ये एक सिस्टम बनाया हुआ है हमने, थोड़ा मैथमेटिक्स से अलग हो गया फिजिक्स का। ओके, तो वेक्टर के एडिशंस को अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं।
अभी हम पहले समझ रहे हैं जियोमेट्रिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड मतलब वो ग्राफ वगैरह बनाकर, ठीक है, ग्राफ वगैरह वगैरह बनाकर आप उनसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मेथड में, ज्योमेट्रिकल मेथड में भी जो लॉ लगेंगे वो पुराने वाले उसी लॉ से हम जो उसमें भी लगाते हैं एनालिटिकल मेथड में वही लगा सकते हैं। दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ये दोनों मेथड लगेंगे अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं। और पॉलीगन लॉ कब लगेगा? इफ यू वांट टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, है ना। पहले मैं आपको ग्राफिकली मेथड थोड़ा सा पिक्चराइज क्लियर कर दूं। जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का टूवर्ड ईस्ट, और उसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा? तो आप कहेंगे सर मैं तो इसको ग्राफिकली बनाऊंगी, तो आप एक ग्राफ पेपर ले आए और आपने ग्राफ पेपर पे क्या करा, एक एरो लिया, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि ये एक बॉडी है, मान लीजिए इस पर ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ईस्ट की तरफ और 5 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो आपने क्या करा, आपने ग्राफ पेपर लिया और ये आपका ग्राफ पेपर है इस तरह से, ठीक है। और इस ग्राफ पेपर पर आपने कहीं से ओरिजिन मानते हुए एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया कि भाई ये मेरा, ये ओरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है 5 न्यूटन वाला, इतना आ गया, मान लो 5 सेंटीमीटर ले लिया आपने। अब आपने कहा दूसरा वेक्टर मुझे 5 न्यूटन लगाना है, लेकिन उसके लिए कैसे सेट करना है, क्या रूल है? तो ट्रायंगल लॉ में अभी हम पढ़ेंगे कि वो ऐसे सेट करना है। तो आपने यहाँ भी ये सेट कर दिया 5, मतलब आपने फिगर डायग्राम बनाए, पहला वेक्टर ऐसा ले लिया, दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया, अब इन दोनों को सेट करा और आपने अब यहाँ पर स्केल से इसको ज्वाइन करा। अब आप इसकी लेंथ मेजर करना, जो ये दोनों को लाइन ज्वाइन करे, ये वाली लाइन, आप देखेंगे इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली आपको, भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा सेंटीमीटर को, जैसे न्यूटन में, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माना है, तो मान लो हो सकता है ये 5√2 सेंटीमीटर आ जाए, तो आपका 5√2 हो गया। और फिर ये एंगल मेजर करना, जो एंगल आएगा आप समझ कहेंगे कि भाई जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उससे इतने एंगल पर गया है, जो भी वट एवर द एंगल। ये तरीका कौन सा है? ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। लेकिन अभी हमने अलग अलग तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हम पहले ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल लॉ मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में कि जो भी दो वेक्टर्स हैं, हाँ, जब हम टू वेक्टर की और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं वेक्टर्स में, आई कैप, हाँ हम सब की बात करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और एक्स आई कैप वो सब जे कैप के कैप भी आएगा, अभी हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तब आएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ बोलता है कि आपके पास दो वेक्टर, जैसे मैंने भी कहा कि मैं एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ईस्ट में, तो आपने कहा सर मैं तो ये पहला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरा पहला वेक्टर है जो पहले फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर है, आपने इसे इसकी ड्राइंग बना ली। फिर दूसरा फोर्स जो है दैट इज ऑल्सो 5 न्यूटन, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? इट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 5 न्यूटन का, दो वेक्टर। अब मैंने कहा इनसे रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको ट्रायंगल लॉ हेल्प करेगा। ट्रायंगल लॉ बोलता है कि क्या करिए, इन दोनों वेक्टर को ऐसे सेट कीजिए कि ये एक के आगे एक लग जाए, मतलब इसके हेड पर इसकी टेल आ जाए, और रिजल्टेंट जो है वो फिर टेल और हेड से ज्वाइन कर मिलेगा। तो उसके लिए बनाने के हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसका एक पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर उठा के बना दिया, कॉपी कर दिया, और इसको उठाया और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। ये क्या है? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर। ऐसे ही क्यों करा, इसको ऐसे क्यों सेट करा? ये लॉ बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि वो ट्रायंगल की दो साइड से सेट हो जाए, और एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर मेंटेन, मतलब वो हेड और टेल वाला कंसेप्ट रहे। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड से मिलेगा, रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड से मिलेगा, ठीक है ना। किस ऑर्डर में जाना है, लेकिन ऑर्डर उलट जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ज्वाइन किसको करना है, टेल और हेड को, तो फिर टेल और हेड को ज्वाइन करोगे ना, तो ऑर्डर उलट गया।
लॉजिकली समझ में आया? तो आपको एग्जामिनर ऐसा दे सकता है, एग्जामिनर आपको ऐसे देखो दे सकता है एग्जाम में कि ये देखो जी, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर है वेक्टर बी। चलिए इनको ऐड कीजिए जिमेट्रिकली। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में ए वेक्टर की एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी का मतलब है आपने इसके बिल्कुल पैरेलल वेक्टर अपनी शीट पे बना देना है रफली, ठीक है ना, और जो इसके लेंथ के बराबर हो। आपको बी वेक्टर को अब आगे सेट करना है, तो बी वेक्टर कहाँ सेट करोगे, यहाँ सेट करोगे, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स को के लिए है ट्रायंगल लॉ। इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order। सेम ऑर्डर मतलब आगे आगे चलना, वो जो मैंने हेड टेल वाला कंसेप्ट बताया। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नेटिक डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then then their resultant is given by the third side of triangle taken in opposite order। इसके यहाँ पर आप लिख सकते हो ये हेड टेल मेथड है, इसलिए ऐसा चल रहा है। हेड टेल का कंसेप्ट हो रहा है ना इसमें, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज ट्रायंगल लॉ, अप्लाई करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल लॉ से नहीं करना चाहते, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ना लग पाए, अप्लाई ना हो पाए, तो वी हैव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सपोज दिस इज वन वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है, और से दिस इज अनदर वेक्टर, वेक्टर बी। अब इनको ऐड करना है। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली आप इनको ऐसे सेट कीजिए कि ये दोनों पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बन जाए। पहला ए वेक्टर के पैरेलल बनाया, उसकी कॉपी कराई, और बी को अब ऐसे सेट करना है, यहाँ पर ये टेल से टेल जुड़े बनेगा, तभी ये बनेगी कॉपी इसकी, ठीक है। और एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ये लीजिए कंप्लीट कर लिया, ये ऐसा। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाएगा। उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पर दोनों टेल ज्वाइन होती हैं, और हेड ऐसे जाएगा। दिस रिप्रेजेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर आप ट्रायंगल मेथड से करते तब भी देखिए, ट्रायंगल मेथड से क्या होता, ये ए के यहाँ पर हम ए बनाते, और इसके आगे यहाँ पर हम बी लगाते लगाते, तो रिजल्टेंट क्या मिलता, तो भी रिजल्टेंट अब आप देखिए यही मिलता। दोनों वेक्टर आप मैच करके देखिए, रिजल्टेंट ये और ये सेम तरह से जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। दो तरीके अलग अलग। तो इसकी हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है आप नहीं लगा पाएंगे ट्रायंगल हो, तो पैराग्राम लगा देंगे, ठीक है। लिखिए पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। if two vectors are represented in magnitude and direction, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram drawn from a point, by the two adjacent side of parallelogram drawn from a point,
then the resultant vector is represented in magnitude and direction then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. Drawn from the same point. हाँ, इंफॉर्मेशन तो सेम चाहिए। कुछ कंसेप्ट को समझाने के लिए पैरेललोग्राम लगेगा। वो कुछ कंसेप्ट आएंगे, बताऊंगा आपको, पैरेललोग्राम ही लग पाएगा। ठीक है, चलिए। अगर वेक्टर्स का नंबर ज़्यादा हो, मोर देन 2 वेक्टर हो, देन वी कैन यूज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, देर इज अनदर वेक्टर से वेक्टर बी, फिर देर इज अनदर वेक्टर से वेक्टर सी, और एक और वेक्टर है वेक्टर डी। हम कह रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इसका सम बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे। पॉलीगॉन लॉ कुछ नहीं बोलता, ट्रायंगल लॉ का ही एक्स्ट्रा फॉर्म है। ट्रायंगल लॉ को ही हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया। यस, सभी को ऐसे जैसे ट्रायंगल लॉ में लगाते लगाते जाइए, सबकी कॉपी पेस्ट कीजिए। तो ये लीजिए, पहला एक वेक्टर ये हो गया ए, इसके आगे वही हेट्टिल मेथड से वेक्टर बी, तीसरा सी की कॉपी लगाइए, ये लीजिए सी। ठीक है, ये हटा देते हैं, सी आगे लगाइए, सी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सी ऐसे है। देन डी बनाइए, ये रहा डी। तो रिजल्टेंट कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर का वही टेल और हेड ज्वाइन कर दीजिए, ये देखो। अगर सी की डायरेक्शन साउथ और ईस्ट होती, ये साउथ साउथ आपका हो गया, सॉरी, यहाँ, और ये हो गया ईस्ट, ऐसे होता है ना, तो क्या होता, सी की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती थी, यहाँ होता, ये आपका ए हो गया, हटाते हैं फिर से। ठीक है, ए हो गया, ये आपका बी लग गया। ठीक है, ये हटा देते हैं। अभी आप सी कह रहे हैं साउथ ईस्ट होता, मतलब सी का एरो उल्टा हो जाता, समवट लाइक दिस। तो सी हम यहाँ बना देते हैं। अभी डी कहाँ जाएगा, डी कैसे है, डी हमने ये लिया था, तो डी हमारा सपोज ये आ गया, ये आ गया, तो अभी ये रखता रिजल्टेंट, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, क्लोज नहीं हुआ, ये रिजल्टेंट है। हाँ, अगर क्लोज हो जाए, ये बात मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला था, अगर कोई वेक्टर ऐसे हो कि वेक्टर ए से वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर डी, आप चारों वेक्टर को ऐड करें और वो बिल्कुल क्लोज पॉलीगन बन गया, तो इसका मतलब रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो ये जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस ही ना। ठीक है, पहले तो पॉलीगन लॉ क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं दोबारा से। पॉलीगन लॉ बोलता है जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर आप उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते जाएं सेम ऑर्डर में, ठीक है ना, एक के आगे एक के आगे एक लगाते जाएं, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट अपोजिट ऑर्डर, मतलब इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, और कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ से प्रूव हो सकता है। तो उसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। इफ the number of vectors are represented in magnitude as well as direction by the sides of polygon taken in same order, then their resultant
vector is given in magnitude and direction by closing side of polygon. इन अपोजिट ऑर्डर लिख लेना, ऑर्डर उलट हो जाए।